सारण को अब एक ऐसे एमपी की जरूरत है कि सारण का एमपी जब पार्लियामेंट में खड़ा होकर चिल्लाए तो उसकी गूंज सारण की धरती पर भी सुनाई देनी चाहिए। ये जो अपने आप को कहते हैं कि बड़े नेता हैं, उनसे पूछिए कि 30 साल की उपलब्धि क्या है आपकी, उनके पास जवाब नहीं होगा। लोकतंत्र की यही शक्ति है फिर कि जब जन और धन के बीच लड़ाई होगी तो हमेशा जन की जीत हुई। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। सारण के लोग मिल करके सारण के विकास के लिए, सारण को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ बंद पड़ी फैक्ट्रियों को चालू कराने के लिए ऐसे एमपी की जरूरत नहीं है कि यहाँ से चुनाव जीत करके जाए और वहां जाने के बाद अपने नेता की जय जय, अपने पार्टी की जय जय। लोग पिछले 3 दशक से सारण की जो राजनीति है वो तथाकथित 2 बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। अपनी अपनी पार्टी के दोनों बड़े नेता हैं केंद्र में। सारण को देखिएगा आप तो 30 साल में सारण आगे नहीं गया है, 30 साल में सारण पीछे हुआ है। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य वहां पिछले 10 सालों से फंसा हुआ है। वो चाहे स्नातक हो, चाहे पीजी हो या कोई भी कोर्स आप जेपी यूनिवर्सिटी से करने जाते हैं, ना समय पर परीक्षा है, ना समय पर रिजल्ट है, ना समय पर मार्कशीट है। इसके बाद और जैसा कि आप पीछे बैनर पर देख रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है सारण लोकसभा क्षेत्र, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सारण लोकसभा क्षेत्र को लेकर के ही आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3 दशक से सारण की जो राजनीति है वो तथाकथित 2 बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। अपनी अपनी पार्टी के दोनों बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, बिहार के बड़े नेता, देश के बड़े नेता। अपनी अपनी पार्टी में, अपनी अपनी सरकार में वे लोग बड़ा बड़ा ओहदा भी संभाले हुए हैं। लेकिन सारण को देखिएगा आप तो 30 साल में सारण आगे नहीं गया है, 30 साल में सारण पीछे हुआ है। सारण की ऐतिहासिक 4 फैक्ट्रियां थी जो आज बंद हो गई हैं। दोनों लोग उसके बाद सांसद रहे, लालू जी भी और रूढ़ी जी भी, केंद्र में मंत्री भी रहे। इसके बाद चारों फैक्ट्रियों को चालू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। यहां से 10 मिनट लगेगा, आप जाइए, सामने जेपी यूनिवर्सिटी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर उस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। ऊपर से जेपी जी भी देखते होंगे तो सोचते होंगे कि मेरे नाम का भी अपमान ये लोग कर रहा है। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य वहां पिछले 10 सालों से फंसा हुआ है। वो चाहे स्नातक हो, चाहे पीजी हो या कोई भी कोर्स आप जेपी यूनिवर्सिटी से करने जाते हैं, कोई भी सेशन वहां समय पर नहीं है, ना समय पर परीक्षा है, ना समय पर रिजल्ट है, ना समय पर मार्कशीट है। इसके बावजूद यहां से जो तथाकथित दोनों बड़े नेता सांसद हुए, जेपी यूनिवर्सिटी की दुर्दशा को बदलने के लिए, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि जब मढ़ौरा की चीनी मिल चल रही थी तो इस जिला के आधा दर्जन ऐसे प्रखंड थे जहां के किसान ईख की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते थे। लेकिन फैक्ट्रियां बंद होने के बाद यहां से पलायन की जो स्थिति थी उसमें और बढ़ोतरी हो गई। सारण लोकसभा क्षेत्र के भीतर हालांकि स्थिति पूरे बिहार की है, कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जहां का नौजवान व्यक्ति 10, 12, 15 हजार कमाने के लिए दूसरे प्रदेश में नहीं गया हुआ है। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। और ये जो अपने आप को कहते हैं कि बड़े नेता हैं, उनसे पूछिए कि 30 साल की उपलब्धि क्या है आपकी, उनके पास जवाब नहीं होगा। उनके पास जवाब होगा रूढ़ी जी के पास, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके समर्थक बताते हैं कि बहुत बड़े नेता हैं। उनसे जब आप पूछिएगा तो पिछले 10 साल के में उपलब्धि बताएंगे कि अमनौर में वो पोखरा बना दिए हैं। लाइव आकर उस पोखरा को दिखाते हैं। इससे मान लीजिए कि उस पोखरा से ही सारण का पूरा विकास निर्भर करता है। इसके अलावा रूढ़ी जी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। दोनों सांसद यहाँ से हुए बड़े नेता लालू जी और रूढ़ी जी, उन दोनों के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे सारण को पूरे देश में शर्मसार होना पड़ा है। 2 प्रमाण देता हूं आपको। आदरणीय लालू जी जब सांसद थे और जब ये कानून बना कि किसी भी सदन के सदस्य को जब 2 साल की सजा हो जाएगी किसी भी मामले में तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और लालू प्रसाद यादव लोकसभा के ऐसे पहले सदस्य थे जिनको 2 साल से अधिक की सजा हुई और उनकी सदस्यता खत्म हुई। पूरे देश में सारण को शर्मसार होना पड़ा और पूरे देश में यह खबर बनी कि सारण के सांसद लालू प्रसाद संसद के पहले ऐसे सदस्य हैं लोकसभा के जिनको सजा होने के कारण जिनकी सदस्यता खत्म हो गई है। आदरणीय रूढ़ी जी जो वर्तमान में सांसद हैं, उनको आप देखिएगा आज से 2 साल पहले पूरा देश और पूरा दुनिया कोरोना से त्राहिमाम कर रहा था। उस समय रूढ़ी जी के यहाँ 4 दर्जन एम्बुलेंस को कवर करके रखा गया था। पूरा राष्ट्रीय स्तर पर फिर से सारण को शर्मसार होना पड़ा यहाँ के एमपी के कारण। और ये दोनों लोग सारण को आगे ले जाने के बजाय अपने आप को आगे ले गए हैं, अपने परिवार को आगे ले गए हैं। इसलिए सारण के लोगों की इच्छा से, सारण के लोगों के सहयोग से यह तय हुआ है कि इस बार एक नौजवान 26 साल का नौजवान अतुल प्रताप सिंह चुनाव लड़ेगा, लोगों के सहयोग से लड़ेगा और लोगों के सहयोग से चुनाव जीतेगा भी। इसमें एक बात आप स्पष्ट तौर पर जान लीजिए
कि अगर आपका ये सवाल होगा कि हम किसके टिकट पर लड़ेंगे, किसके सहयोग से लड़ेंगे, तो टिकट हमको सारण की जनता दे रही है और सारण की जनता 26 साल के नौजवान को चुनाव जिता करके संसद भेजेगी। सारण को अब एक ऐसे एमपी की जरूरत है कि सारण का एमपी जब पार्लियामेंट में खड़ा होकर चिल्लाए तो उसकी गूंज सारण की धरती पर भी सुनाई देनी चाहिए। ऐसे एमपी की जरूरत नहीं है कि यहां से चुनाव जीत करके जाए और वहां जाने के बाद अपने नेता की जय जय, अपने पार्टी की जय जय। लोकतंत्र में जब हम किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का प्रतिनिधि। किसी भी लोकसभा क्षेत्र के भीतर या विधानसभा क्षेत्र के भीतर सारे लोग जाकर के सदन में अपनी बात नहीं रख सकते हैं। इसके लिए सब लोग मिलकर के अपने बीच से एक प्रतिनिधि चुन करके सदन में भेजते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जिसको जिता करके सदन में भेजते हैं, अपना प्रतिनिधि बना करके भेजते हैं, वही व्यक्ति जब सदन में जाता है तो वहां नेता का प्रतिनिधि बन जाता है, अपनी पार्टी का प्रतिनिधि बन जाता है। इसलिए 2024 के चुनाव में सारण इतिहास बनाने जा रहा है। सारण के लोग मिलकर के सारण के विकास के लिए, सारण को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ बंद पड़ी फैक्ट्रियों को चालू कराने के लिए, सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको खत्म करने के लिए, सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा को सही करने के लिए और पलायन यहाँ से कैसे रुकेगा, सारण के युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा, इसके लिए जब यहाँ का सांसद पार्लियामेंट में चिल्लाए तो यहाँ सारण का विकास हो। इसलिए सारण के लोग मिलकर के मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं अपने सहयोग से और अपने शक्ति से। इसके बाद अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो बताइए। अपनी योजनाओं का कुछ रोड मैप बताइए। रोड मैप जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सारण के आप किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, वहां बिना घूस के, बिना दलाली के कोई काम होने वाला नहीं है। सारण के किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहां डॉक्टर मिलेगा तो दवा नहीं मिलेगा, दवा मिलेगा तो सुई नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये स्थिति क्यों नहीं बदलनी चाहिए? कब तक लोगों को छोटी छोटी बीमारी का इलाज कराने के लिए भी जिला मुख्यालय आना पड़ेगा? जिला मुख्यालय में व्यवस्था नहीं होगा तो उसको राजधानी में जाना पड़ेगा। ये सब व्यवस्था पीएचसी में नहीं है, और पीएचसी में नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है, प्रखंड के अस्पतालों में नहीं है। तो सारण के एमपी जो यहाँ से लोग चुनाव जीतते रहे हैं, उसको बदलने के लिए उन्होंने प्रयास क्यों नहीं किया? ये स्थिति बदलनी चाहिए। यहाँ के युवाओं को यहीं रोजगार मिलना चाहिए। जेपी यूनिवर्सिटी का जो स्थिति इतना खराब हुआ है पिछले 10 सालों में, वो स्थिति बदलनी चाहिए, क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं सारण के जो आम जनता है उनके बच्चे, और जो यहाँ के एमपी होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं दिल्ली में, मुंबई में, विदेश में। इसलिए इन तमाम जो मुद्दा है सारण का, जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, किसी पार्टी का नहीं, किसी नेता का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, वो तमाम मुद्दा होगा और उसी पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी इफेक्ट को कैसे हैंडल कीजिएगा? रूढ़ी इफेक्ट कहाँ है सर? अब बताइए ना, रूढ़ी इफेक्ट कहाँ है? अभी आप देखिए सोनपुर मेला की स्थिति, ऐसा स्थिति हो गया ना सोनपुर मेला का कि जो एशिया फेम सोनपुर मेला था उसको यहाँ के सांसद लोगों ने बर्बाद कर दिया, बर्बाद होने दिया। यहाँ जो बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नालंदा में सब कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, नालंदा के मुख्यमंत्री हैं। राजगीर का मलमास मेला का खूब ब्रांडिंग हो रहा है और सोनपुर मेला को बर्बाद किया जा रहा है। तो इफेक्ट कुछ नहीं है। रूढ़ी जी ये बात सही है कि 2 बार पिछले लगातार चुनाव जीते हैं, उसमें एक मोदी फैक्टर था। लेकिन 10 साल के बाद जब ग्राउंड पर आप लोग खुद घूमते हैं, आप देखिए जाकर के कि लोगों के भीतर रूढ़ी जी को लेकर के बहुत भारी गुस्सा है, भारी आक्रोश है, और रूढ़ी जी कहीं चुनाव में नहीं है। और जब रही बात हमारी रणनीति की, आप फरवरी बीतते बीतते देखिएगा कि पूरा सारण आपको एक तरफा दिखाई देगा, एक 26 साल के नौजवान के साथ। जो आप बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी है इसमें, जब भाजपा का अपना अलग कैडर है, उसके वोट है, फिर राजद है, तो यानी 2 टाइकून पार्टीज हैं, उनके बीच में आप एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। अपने आपको कहाँ पाते हैं? लोकतंत्र का इतिहास जब आप देखेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा इतिहास देखने पर कि लोकतंत्र में लोग केंद्र में होने चाहिए। लेकिन ये तथाकथित जो बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टियां हैं, लोकतंत्र में लोग सब कुछ बना करके रखा है, लेकिन लोग को काट दिया है, जनता को काट दिया है। लेकिन लोकतंत्र की यही शक्ति है फिर कि जब जन और धन के बीच लड़ाई होगी तो हमेशा जन की जीत हुई। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। और मैं पिछले अप्रैल से लगातार लोकसभा क्षेत्र के भीतर घूम रहा हूं। लोगों के कहने पर लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लोग मदद कर रहे हैं, उसी आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। आप फरवरी तक इंतजार कीजिए। फरवरी के बाद आप खुद कहेंगे कि पूरा सारण एक तरफ है सिर्फ अतुल प्रताप सिंह के साथ। अतुल जी ये बताइए कि आपको ये चुनाव लड़ने की कैसे नहीं, मैंने अभी बताया आपको कि पिछले अप्रैल से हम लोग लगातार लोकसभा क्षेत्र के भीतर घूम रहे हैं। आपको पता है कि पिछले कई सालों से सारण के मुद्दा को लेकर के हम लोग आंदोलन करते रहे हैं, मुखरता से बोलते रहे हैं। तो पिछले अप्रैल से घूमने के बाद, पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमने के बाद, लोगों ने यह कहा कि सारण को एक युवा नेता की जरूरत है जो यहां से चुनाव जीत करके जाए तो सारण की बात करे, किसी मोदी की बात नहीं, लालू की बात नहीं, किसी भाजपा राजद की बात नहीं करे, सारण की जनता की बात हो।
लोगों ने यह तय किया है, इसलिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। शराबबंदी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, शराबबंदी ठीक है, शराबबंदी होना चाहिए, शराब बढ़िया चीज नहीं है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर खाली शराब का दुकान बंद कर देने पर से शराबबंदी लागू नहीं हो सकता है। और गांधी जी के बाद जो बार बार नीतीश कुमार कहते हैं, गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि कानून बना करके शराबबंदी लागू कर देना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि शराब बुरी चीज है और इसको जन जागरण से लोगों को बदला जा सकता है। तो बेहतर यह होगा कि लोगों की सोच को बदला जाए, समाज को बदला जाए, तभी शराबबंदी सही से लागू हो सकता है। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि घरे घरे सब लड़का, सब 20 साल 25 साल का लड़का, सबके पास कोई रोजगार नहीं है। बिहार की स्थिति आप सब लोग जानते हैं, सब लोग घरे घरे दारू का डिलीवरी कर रहा है। तो इससे तो समाज बेहतर नहीं हो रहा है, समाज और खराब ही हो रहा है। और उसके बाद जो सरकार को नुकसान हो रहा है टैक्स का, वो अलग नुकसान हो रहा है। तो ये चुनाव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, धनबल है, बाहुबल है, कास्ट फैक्टर है, कैसे हैंडल कीजिए? मेरी जाति युवा है, मैं युवा हूं। सारण के जितने भी युवा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, वो सब लोग मेरे साथ हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अप्रैल से लगातार क्षेत्र में घूमने के बाद लोगों के कहने पर यह तय किया गया है। और रही बात जन बल, धन बल, बाहुबल की जो बात कर रहे हैं, मैंने अभी कहा कि लोकतंत्र में जनता की ताकत के आगे कोई ताकत टिकने वाली नहीं है। और फरवरी बीतते बीतते आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे, जो बात मैं अभी बता रहा हूं, कि पूरा सारण आपको दिखाई देगा। एक 26 साल के नौजवान के साथ खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है कि यहाँ के जो लोग ही चुनाव जीत करके सदन में जाते रहे हैं, वे सब लोग जाकर के पार्टी की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। तो सारण का एक 26 साल का लड़का चुनाव जीत कर जाएगा, सारण का विकास का बात करेगा, और पार्लियामेंट में जब चिल्लाएगा तो उसका गूंज आपको सारण की धरती पर भी सुनाई देगा। आपका बेसिक इंस्टिंक्ट क्या ड्राइव कर रहा है आपको इस चुनाव में उतरने के लिए, खड़े होने के लिए? क्या आपका बेसिक इंस्टिंक्ट? आप देख ही रहे हैं सारण की स्थिति, मतलब सारण में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां समस्या नहीं है। चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, अस्पताल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कहीं व्यवस्था सही नहीं है। लेकिन यहाँ से जो लोग चुनाव जीत करके जाते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर चुनाव जीतेंगे, हम 5 किलो अनाज के नाम पर चुनाव जीतेंगे। तो इस तमाम बहुत सारा मुद्दा है, और हम लोग सब प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हम लोग को चुनाव में जाना है। फरवरी बीतते बीतते आपको ये दिखने लगेगा कि सारण का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर है। वो चाहे मोदी जी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे लालू जी हो, चाहे राजद हो, वो सब लोग नीचे है। और सारण का जितना भी समस्या है, वो जो मुद्दा है, वो सब कुछ आपको ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आमंत्रण मिले तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, मैंने अभी बताया आपको कि मैं किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। सारण की जनता हमको चुनाव लड़ा रही है, सारण की जनता हमको टिकट दे रही है, ये बात आप समझ लीजिए। किसी पार्टी से हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सारण के जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आमंत्रण मिले तो भी उस तरह का भी कोई